तो NCERT रिव्यू सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। जो लोग आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि NCERT रिव्यू की एक पूरी हमारी श्रृंखला है, जिसके पहले चरण में हम इतिहास और भूगोल विषय के NCERT को कक्षावार और फिर चैप्टर वाइज तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 7, 8 और 9 की भूगोल विषय के NCERT को ख़त्म कर चुके हैं, जबकि क्लास 6, 7 की इतिहास विषय के NCERT को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब कक्षा 8 की NCERT का चैप्टर 5 को आज हम कवर कर रहे हैं। बाकी सारे वीडियोज़ क्लास वाइज तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे क्लास के वीडियो इतिहास और भूगोल विषय के अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियोज़ आप जा करके देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की ऐड है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब हम चैप्टर 5 के बारे में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बीच में गैप आ गया स्पेशल वीडियोज़ की वजह से, तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहा हूँ कि चैप्टर 4 में हमने आदिवासी विद्रोहों के बारे में बात किया था आधुनिक भारत के इतिहास में। इस चैप्टर से हमें 1857 के विद्रोह, उसके विस्तार, कारण, परिणाम और साथ ही साथ उसके निष्कर्ष, प्रभाव को जानने को मिलेगा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो यहाँ से हम इस चैप्टर के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है जो इस चैप्टर से हमें जानने को मिलने वाला है। तो पहले तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता और उनके लोगों पर तमाम सारा प्रभाव पड़ा। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि जो किसान थे तमाम सारे, जिनसे नील की खेती जबरन करवाई जा रही थी, वो विद्रोह हमने देखे थे। काश्तकारी अधिनियम के बाद में जब बंगाल की दीवानी कंपनी को सौंप दी गई, उसके बाद से तमाम सारी चीज़ें परिवर्तन आए। तो हमने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता पर, उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। इन नीतियों में राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर अलग अलग तरीके के असर पड़े। और हमने ये भी देखा है कि नीतियां और कार्यवाहियां जनता के हित में नहीं होती थी। ये जब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी तो लोग किस तरीके से उसका विरोध करते थे। ये हमने बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ा, तो तमाम सारी जो चीज़ें थी वो हमने वहाँ पर देखी हैं। वो सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जा करके देख लें। अब बात करें अगर हम कि सिचुएशन 1857 की कहाँ से क्रिएट हुई, तो बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे, स्थानीय राजा थे, वो अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत करना चाह रहे थे। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद में गोद लिए हुए बेटे को कंपनी स्वीकार करे, राजा माने। पेशवा बाजीराव द्वितीय चाहते थे कि जो उनके दत्तक पुत्र हैं नाना साहब, उनको जो है पिता की पेंशन मिलती रहे, और पिता की पेंशन बल्कि मिलती थी, मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। जो पेंशन उन्हें मिल रही थी वो चाह रहे थे कि इनको मिलने लगे, उनके दत्तक पुत्र को मिलने लगे। लेकिन कंपनी अपनी श्रेष्ठता और सत्ता के नशे में चूर थी, ताकत के नशे में चूर थी, और इन निवेदनों को उसने क्या किया, अनएक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके बाद से सिचुएशन से एकदम बदल गई। अवध की भी कुछ मांग थी। अवध की रियासत चाहती थी कि अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली जो आखिरी रियासत थी, 1801 में अवध पर जब सहायक संधि थोपी गई थी, वेलेजली का संबंध है सहायक संधि के साथ में, और 1856 में अंग्रेजों ने उसे फिर अपने कब्जे में किया। इसके बाद में गवर्नर जनरल जो डलहौजी था, उसने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है और इस तरीके से शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व जरूरी है। ये कह करके उसे अपने शासन में मिला लिया गया था। तो डलहौजी एक बड़ी नीति लेकर के आता है। उस नीति को क्या कहते हैं, फटाफट मुझे बताइए कि वो नीति क्या कहलाती है जो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आता है, राज्यों के लिए एक नीति लेकर के आता है। जैसे वेलेजली सहायक संधि लेकर के आता है, वैसे ये भी एक प्रणाली लेकर के आता है। लॉर्ड डलहौजी एक प्रणाली लेकर के आता है। तो बताइए उस प्रणाली का नाम क्या है, क्या कहा जाता था? कंपनी मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना रही थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से भी क्या किया गया, मुगल बादशाह का नाम बाद में हटा दिया गया। और जब 1849 आया तो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने ऐलान किया कि बहादुर शाह की जो जफर है, इनकी मृत्यु के बाद में इनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। इसके अलावा 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग था, उसने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होगा। इसके बाद जो उसके वंशज होंगे उन्हें बादशाह नहीं माना जाएगा, बल्कि केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये सिचुएशंस क्रिएट हुई झांसी की रानी के साथ में, अवध के साथ में। मुगल बादशाहों का भी प्रभुत्व हटाना चाह रहे थे। इसके अलावा जो किसान और सिपाही थे, अगर हम बात करें, तो जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा, आधुनिक म्यांमार जाने का आदेश दिया गया, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें जमीन के रास्ते जाने से कोई ऐतराज नहीं था।
सरकार का हुक्म न मानने के कारण लेकिन उन्हें सख्त सजा दी गई। अब यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ क्योंकि 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में साफ तौर से कहा गया था कि यदि अगर कंपनी सेना में कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो यदि जरूरत पड़ेगी तो उसे समुद्र के पार जाना पड़ सकता है। अब जो सिपाही थे वो गांव के हालात से तो परेशान थे ही, और बहुत सारे जो सिपाही थे वो खुद ही पहले किसान थे जो अपने परिवार को छोड़ करके आए थे। अब ये इससे हुआ क्या कि किसानों का जो गुस्सा था वो जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। तो सैनिक विद्रोह बनने का एक कारण जो किसानों के साथ हो रही चीजें थी उसका भी एक बड़ा हिस्सा इस पे डिपेंड कर रहा था। आगे बात करें तो सुधारों की प्रक्रिया। अब सुधारों में क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे उन्हें लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत जरूरी है। सती प्रथा को रोकने के लिए, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कुछ कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का जम करके प्रोत्साहन किया गया। 1830 में कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को भी खुलकर काम करने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो ऐसे भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे, इन सुधारकों और इन सुधार आंदोलनों के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, यानी कि आगे हमें इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। अब बात करें अगर हम सैनिक विद्रोह कैसे जन विद्रोह बन गया इस बारे में, तो जो भारत का उत्तरी भाग था वहां पर 1857 में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि फतेह और शासन के बाद 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। तो 100 साल तक बाद में फिर एक भारी विद्रोह जूझना पड़ा और मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ करके खड़े हो गए। कुछ लोग ये भी मानते थे कि जो 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो एक बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है फिर 1857 में 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोला। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। 3 जुलाई 1857 को बरेली से विद्रोही आए थे दिल्ली में 3000। अब बात करें अगर हम मेरठ से दिल्ली तक, तो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे पर जो हमला अफसरों पर हमला करने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो कब लटकाया गया इसे? 29 मार्च 1857 को। ये तिथि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही मेरठ में जो तैनात कुछ सिपाही थे उसमें कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने का जो इनकार वाला मामला आया, उसके बाद में फिर 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, अफसरों का हुक्म न मानने पर 10-10 साल की सजा दी गई। ये बात है 9 मई 1857 को। लेकिन मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल में धावा बोला और बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। तो यहाँ पर पहली बार एक संगठनात्मक रूप हमें दिखाई देता है जब एक देश का भाई एक देश के भाई के लिए कुछ करने की सोचता है। एक उनके अंदर एकता की भावना का थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ पर हमें पहली बार दिखाई देता है जब एक समग्रता लाने का प्रयास किया जाता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर मेरठ के जो कुछ सिपाही थे उन्होंने एक टोली बनाई और 10 मई की रात घोड़ों पर सवार हुए और सीधे वो को क्या हुआ कि मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए। मतलब अर्ली मॉर्निंग वो दिल्ली पहुंच गए। अब इसके बाद में क्या हुआ, जैसे उनके आने की खबर पहुंची, दिल्ली में जो टुकड़ियां तैनात थी उन्होंने भी बगावत कर दी और यहाँ पर भी तमाम सारे जो अंग्रेजी अफसर थे उन्हें मार दिया गया। अब बात क्या हुई कि विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हुए, उन्होंने बादशाह से मिलना चाहा और बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सिपाही अड़े रहे। आखिरकार जबरन महल में घुसे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। बाद में बूढ़े बादशाह ने फिर सिपाहियों जो बूढ़े बादशाह का था उसमें सिपाहियों से उसने एक मांग की कि कम से कम मुझे और लोगों को एकत्र करने दिया जाए। और फिर तमाम सारे मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखी गई और अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय संघ बनाने का ऐलान किया गया। तो बहादुर शाह एकमात्र इस कदम के गहरे परिणाम बाद में सामने आए। तो जो बहादुर शाह जफर थे, चूंकि मुगलों के वंशज थे और प्रशासन में रहे थे, काफी दिनों तक मुगल बादशाह रहे, तो ऐसे में उन्हें जो प्रशासन संबंधी अनुभव था उन्होंने अपने अनुभव से समझा कि अंग्रेजों की शक्ति इस प्रकार की है तो जरूरी है कि हम बाकी लोगों को भी अपने साथ इकट्ठा करें। और उनका यह कदम बाद में बढ़िया काम आया, देश के अच्छे तरीके से काम आया। अब बगावत क्या हुई, फैलना स्टार्ट हो गई। तो जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो उसके लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर सी बात है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। स्थानीय नेता, जमींदार, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे।
बात करें अगर हम स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की, तो कानपुर के पास रहते थे। इन्होंने भी सेना इकट्ठी कर और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह के जो बेटे थे बिरजिस कादिर, उनको एक नया नवाब घोषित कर दिया गया लखनऊ का। तो ये तमाम सारी जगहें हैं जहां पर हमें विद्रोह देखने को मिलता है। बिरजिस कादिर भी बहादुर शाह जफर को इन्होंने भी बादशाह माना। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जाकर के मिल गई। उन्होंने नाना साहब के सेनापति त्यात्या टोपे के साथ मिलकर के अंग्रेजों को एक बड़ी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रजी अवंतीबाई लोधी जो रानी अवंतीबाई लोधी जो थी, उन्होंने 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन को नियंत्रण में ले लिया था। तो ये तमाम सारी जगहें हैं जहां पर हमें विद्रोह देखने को मिलता है। इसके बाद में फिर तमाम सारी जगहों पर विद्रोह चलते रहे। इसके अलावा बात करें अगर हम बरेली की, तो वहां पर सिपाही बख्त खान के लड़ाकों ने एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया और वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह भी विद्रोही सिपाहियों के साथ मिल गए और महीनों तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अच्छा, असम से एक विद्रोह हमें देखने को असम में भी मिलता है। तो क्या आप जानते हैं वो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बाद में उन्हें फिर सजा भी दी गई थी इसके लिए। तो अगर आप वो नाम जानते हैं तो बताइए। असम में भी एक विद्रोह में इसी समय में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी के पलटवार के बारे में। तो तमाम सारा घटनाक्रम बदल रहा था तेजी से, लेकिन सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। इसके बाद अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, इन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की इन्हें सजा दी गई। इनके बेटों को इनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बाद में फिर बहादुर शाह जफर और उनकी जो पत्नी थी जीनत महल, इन्हें अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करें तो मार्च 1858 में फिर लखनऊ के जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया 1858 में। फिर जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई भी हार गई और दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंतीबाई जो लोधी थी और खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद में उन्होंने भी अपने आप को अंग्रेजों की फौजों से गिरा पाया और वो भी शहीद हो गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर घटनाक्रम बदल गया और अंग्रेज एक बार फिर से पूरी तरीके से प्रशासन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। विद्रोह के बाद में लेकिन काफी सारी चीजों के परिवर्तन आए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। विद्रोह के बाद में फिर 1859 में देश में दोबारा नियंत्रण तो हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ बदलाव कर दिए। सबसे पहले क्या किया गया, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया और कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके सारे जो अधिकार हैं ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए जाएं। तो जो ब्रिटिश संसद ने 1858 में कानून पारित किया, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य का शासन भारत में शुरू हो जाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरा परिवर्तन क्या किया गया, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि अब भविष्य में उनके भू क्षेत्र के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और यहाँ तक कि रियासत अपने वंशजों उनके दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई और इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश जो रानी है उनका अपना आधिपत्य उन्हें स्वीकार कर लें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तो दूसरा बड़ा परिवर्तन हमें ये दिखाई देता है। तीसरा परिवर्तन होता है भारतीय सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनके अनुपात को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। तीसरे क्या होता है, मुसलमानों को जमीन और संपत्ति बड़े मामले पर जब्त की गई थी। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं 1857 की क्रांति के बाद में। कुछ प्रमुख शहरों के नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें मेरठ, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी और दिल्ली, ये तमाम सारी जगहें हैं जहां पर हमें विद्रोह 1857 के मुख्य केंद्र रहे हैं, जहां पर हमें विद्रोह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाकी ये तमाम सारी जो जगहें हैं ये विद्रोह के अन्य केंद्र हैं, जैसे कि महू, जबलपुर, सागर, नौगंग, नगोड़ा, बनारस, दीनापुर, आजमगढ़। इसके अलावा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, नवाबगंज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फतेहगढ़, मैनपुरी, नसीराबाद, नीमच, महू, रोहतक, बुलंदशहर, सहारनपुर, फिल्लौर, जालंधर, सियालकोट, लाहौर और फिरोजपुर, ये कुछ अन्य केंद्र भी रहे जहां पर हमें 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है, उसका विकास देखने को मिलता है और उसका अंत देखने को मिलता है। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद में जो तमाम सारे परिवर्तन आए, जैसे कि कंपनी के हाथ से शासन को ले लेना, भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम करना, भारतीय राजाओं को विश्वास दिलाना कि अब उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। तो इस चैप्टर से हमारे लिए परीक्षा के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, अब हम वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुए,
किस किस तारीख में विद्रोह हुए, किसके किसके नेतृत्व में विद्रोह हुए। फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये बनते हैं कि उन विद्रोहों को दबाने वाले अंग्रेजी सेना नायक कौन से थे, किसके नेतृत्व में जो है विद्रोहों को दबाया गया वो, और उसके बाद में फिर जो 1858 का एक्ट आया उसमें क्या कुछ चेंजेस थे ये। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण उक्तियाँ कही गई हैं इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देख करके अच्छे से तैयार कीजिए। अब 1857 से जुड़ी हुई जो भी आपके पास में किताब हो या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो भी किताब, वहाँ से इस चैप्टर को निकाल करके पूरा पढ़िए, तैयार कीजिए। और आज शाम 8 बजे लाइव इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। उम्मीद है कि 12 से 15 या फिर 20 के आसपास प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करेंगे। कुल मिलाकर के सारे के सारे प्रश्न इसी चैप्टर से होंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू।